नमस्कार, आप देख रहे हैं परख। आज का विषय है जनजातीय समाज, उसकी पहचान, उसकी आस्था, उसका संवैधानिक संरक्षण और उस राजनीति का दोहरापन जो इस जनजातीय समाज के नाम पर बोलती तो बहुत है, लेकिन उसके सबसे असुविधाजनक प्रश्नों पर, उसके मूल प्रश्नों पर अक्सर चुप हो जाती है। आज परख राजनीति के उन दो मुहे दर्दमंदों की जो अपने हितों के लिए तो मुखर हैं, परंतु वास्तविक विषयों पर मौन हैं। भारतीय राजनीति में जनजातीय समाज को लेकर सबसे बड़ा छल शायद यही है कि जो दल और विचारधाराएं खुद को उनका सबसे बड़ा हितरक्षक, पैरोकार और संवैधानिक प्रहरी बताती हैं, वही अक्सर उनके वास्तविक प्रश्नों से बचने के लिए मुद्दा बदलने की कोशिश करती हैं। जब जनजातीय समाज अपने सांस्कृतिक अस्तित्व, अपनी आस्था, अपनी परंपरा और संवैधानिक संरक्षण पर जो लगातार प्रहार हो रहे हैं, उन प्रहारों की बात करता है, तो अचानक कुछ राजनीतिक स्वर जल, जंगल और जमीन का झंडा उठा लेते हैं। लेकिन ऐसे में एक सीधा सवाल खड़ा होता है, क्या जल, जंगल और जमीन की चिंता और सांस्कृतिक अस्तित्व की चिंता, क्या ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं? क्या जनजातीय समाज केवल जमीन का मालिक है, संस्कृति उसकी कोई नहीं है? क्या उसे जंगल चाहिए लेकिन अपनी आस्था बचाने का अधिकार उसके पास नहीं है? हाल ही में दिल्ली के लाल किला मैदान में हुआ जनजातीय जुटान, वो जो जुटान था वो इसी असुविधाजनक प्रश्न को राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में ले आया। देश के अलग अलग हिस्सों से आए जनजातीय समूहों ने मांग रखी कि कन्वर्जन के बाद भी अनुसूचित जनजातीय आरक्षण और जनजातीय संवैधानिक लाभ लेने की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था की समीक्षा होनी चाहिए। ये मांग केवल आरक्षण तक सीमित नहीं है, ये जनजातीय समाज के भीतर लंबे समय से चल रही बेचैनी का उबाल है। एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि जिन संवैधानिक प्रावधानों का उद्देश्य जनजातीय समाज की विशिष्ट संस्कृति, जीवन पद्धति, जीवन शैली और ऐतिहासिक वंचना या उपेक्षा की वजह से उनकी आज जो स्थिति हुई, उस स्थिति को बदलना, उनकी रक्षा करना था, क्या उन्हीं प्रावधानों को उन प्रक्रियाओं के लिए, उन प्रपंचों के लिए, उन शिकारियों के लिए खुला छोड़ दिया जाएगा जो जनजातीय सांस्कृतिक ढांचे को कमज़ोर करते हैं, उस पर आघात करते हैं, उसकी ताक में रहते हैं? और जैसे ही ये सवाल शुरू होता है, उसके साथ कुछ राजनीतिक दलों की बेचैनी शुरू हो जाती है। वो जनजातीय समाज के जल, जंगल और जमीन की बात तो करेंगे, लेकिन उसके देवस्थल की बात, ग्राम देवता की बात, परंपरा की, उत्सव की, विवाह रीति की, मृत्यु संस्कार की और इस पूरे वर्ग की सामुदायिक स्मृति पर पड़ रहे दबावों की चर्चा वो कभी नहीं करेंगे। वो इससे भागेंगे, वो वनाधिकार की भाषा बोलेंगे, वो आंदोलन की भाषा बोलेंगे, पर आस्था के अधिकार की भाषा से घबराएंगे, कतराएंगे, मुंह चुराएंगे। वो संविधान की दुहाई देंगे, पर ये प्रश्न नहीं पूछेंगे, ये प्रश्न कभी नहीं पूछेंगे कि संवैधानिक संरक्षण का लाभ किसे और किस उद्देश्य से मिला था। जनजातीय समाज के हितों पर डाका कैसे पड़ रहा है, इसकी बात वो लोग कभी नहीं करेंगे। यही वो राजनीति है जो जनजातीय समाज को पूर्ण मनुष्य नहीं, बल्कि सुविधाजनक राजनीतिक प्रतीक या अपनी राजनीति के प्यादे के तौर पर देखती है। जब विपक्षी स्वर भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर ये आरोप लगाते हैं कि वो जनजातीय समाज को उनकी मूल बातों से, जल, जंगल और जमीन से वंचित करना चाहते हैं, तो ये आरोप अपने आप में एक राजनीतिक फ्रेम बनाता है। एक चौखट है, एक फ्रेम है जिसके भीतर चीज़ों को सीमित कर दिया जाता है। ये फ्रेम जमीन, वनाधिकार, कारपोरेट
खनन और विस्थापन की भाषा में बात करता है, आंदोलन की बात करता है, मगर वास्तव में ये अधूरी बात करता है। ये विषय हैं, इन विषयों की अपनी वैधता है। कोई भी गंभीर व्यक्ति जनजातीय भूमि के अधिकारों की बात, वनाधिकार कानून की बात, वनोपज की बात, पेशा कानून की बात, ग्राम सभा की बात, उसकी उपेक्षा की बात कर ही नहीं सकता। ये मुद्दे हल्के में लेने के नहीं हैं। किंतु समस्या तब पैदा होती है जब इसी भाषा का उपयोग जनजातीय समाज के भीतर उठ रहे मूल प्रश्नों, कहीं बड़े प्रश्नों, कन्वर्जन और सांस्कृतिक असुरक्षा के प्रश्न को ढकने दबाने के लिए किया जाता है। ये कहना कि असल मुद्दा तो केवल जल, जंगल और जमीन है, दरअसल जनजातीय समाज की राजनीतिक बुद्धि का, समझ का ये अपमान है। ये ऐसे है कि मानो जनजातीय समाज ऐसा अक्षम है कि वो एक समय में केवल एक ही मुद्दा समझ सकता है। मानो वो अपनी जमीन भी नहीं बचा सकता और उसके साथ साथ अपनी संस्कृति भी नहीं बचा सकता। असल में जनजातीय समाज के लिए जमीन, जंगल, नदी, देवता, पर्व, भाषा, नृत्य, पूर्वज, सामुदायिक कानून, परंपराएं, ये सब अलग अलग खांचे नहीं हैं। राजनीति उसको संकीर्ण दृष्टि से देखती होगी, मगर जनजातीय जीवन में वो एक ही जीवन दर्शन के भाग हैं, हिस्से हैं। इन सब चित्रों को जोड़कर ही एक बड़ा कैनवास बनता है जनजातीय जीवन का। इसलिए जो राजनीति उसके सांस्कृतिक संकट को सांप्रदायिक कहकर नकारती है, खारिज करती है, वो जनजातीय समाज की अस्मिता को आधा काट कर देखती है, उसके दर्द को अनुभव नहीं करती, केवल अपनी राजनीति के हित को देखती है। कन्वर्जन और जनजातीय अधिकार का विवाद, ये पहेली इसी कारण इतनी संवेदनशील है। अनुसूचित जनजाति की पहचान, वो पहचान क्या है? ये क्या केवल भूगोल है? क्या उसका अपना विशिष्ट सामाजिक विज्ञान नहीं है? क्या जनजातीय पहचान सिर्फ प्रशासनिक प्रमाण पत्र से, एक सर्टिफिकेट से, एक कागज के पुर्जे से होती है? नहीं, जनजातीय पहचान रीति से, परंपरा से, स्मृति से, समुदाय से और सामूहिक जीवन से बनती है। अगर कोई व्यक्ति या समूह कन्वर्जन के बाद अपनी जनजातीय सामुदायिक परंपरा से कट जाता है, उसे छोड़ देता है, उसे त्याग देता है, किनारा कर लेता है, तो क्या वो उसी पहचान के आधार पर बने संरक्षण का हकदार बना रह सकता है? बहुत मूलभूत प्रश्न है। उसने वो सारी चीजें छोड़ दी हैं, मगर दावा उसी पहचान के आधार पर कर रहा है। ये प्रश्न पूछना न असंवैधानिक है, न असामाजिक है, किसी के लिए ये असंवेदनशील नहीं है, मगर कुछ राजनीतिक दलों के लिए उसकी बेचैनी इसी प्रश्न से उठती है। जैसे ये प्रश्न उठता है, कुछ राजनीतिक स्वर इसे विभाजनकारी बताकर वास्तविक मुद्दे से भागने लगते हैं। विडंबना एक और भी है। यही राजनीति आदिवासी शब्द, वो ये शब्द ढूंढ के लाए हैं, वो आदिवासी शब्द को अधिकार की अंतिम भाषा बनाकर पेश करती है। लेकिन जनजातीय शब्द, इस जनजातीय शब्द से वो मुंह चुराते हैं। शब्द की संवैधानिक सटीकता से ये दल बचते हैं, इस शब्द का प्रयोग नहीं करते। आदिवासी शब्द कहकर इस शब्द का राजनीतिक उपयोग कई बार मूल निवासी बनाम बाहरी की धारणा को, एक टकराव को, बांटो और राज करो की नीति को जन्म देता है। मगर जिनका उद्देश्य ही समाज को बांटना है, वो ऐसे ही शब्द का प्रयोग करते हैं। ध्यान रहे कि भारतीय संदर्भ में किसी एक समूह को शुद्ध मूल निवासी और दूसरे को स्थायी बाहरी बताना, ये राजनीतिक रूप से किसी के लिए सुविधाजनक हो सकता है, लेकिन वैज्ञानिक और राष्ट्रीय दृष्टि से ये घातक है और ये घातक सरलीकरण है। चीज़ें इतनी सीधी सादी नहीं है। भारत की जनसंख्या का, भारत के जन समुदाय का, उसके प्रवास का, उसकी बसावट का जो इतिहास है, उस इतिहास की कहानी हजारों वर्षों की स्थानीय परंपराओं,
संपर्कों और निरंतरताओं के साथ बनी है। इसलिए जनजातीय शब्द अधिक संतुलित, संवैधानिक और राष्ट्रीय एकता के अनुकूल है। वो अधिकार देता है पर अलगाववादी मिथक नहीं गढ़ता। राजनीति को किनारे रखकर वैज्ञानिक दृष्टि से ये बात समझ लीजिए। भारतीय संदर्भ में ये धारणा वैज्ञानिक रूप से खारिज हो चुकी है कि बाहर से कोई आर्य आए थे और बाहर से आए हुए इन लोगों का यहाँ तथाकथित मूल निवासियों की नस्ल से कोई संघर्ष हुआ था। हाँ, इसके उलट एक दूसरी बात है जो ऐतिहासिक तौर पर पुष्ट है, सिद्ध है। भारत के जो रहने वाले थे उन पर हमला करने वाले शक, हूण, कुषाण, तुर्क और मुगल, ये आक्रांताओं का इतिहास तथ्यों की कसौटी पर कसा जा सकता है। मगर इसकी बात वो राजनीति नहीं करती, वो विज्ञान की बात नहीं करती, वो वास्तविक इतिहास की बात नहीं करती। यहाँ इस राजनीति के पाले हुए इतिहासकार बौद्धिक बेईमानी का परिचय देते आए हैं। वास्तव में वो जो कहानी गढ़ते हैं, उस गंगा जमुनी सभ्यता की कहानी बहुत उलझी हुई और राजनीतिक प्रश्नों को छोड़ती हुई, कुछ एक रूमानी कथानक गढ़ती हुई सरलीकरण के छद्म के साथ, एक छलावे के साथ गुजरती है, बढ़ती है। सच्चाई नहीं है उसमें। भारत की जनसंख्या के इतिहास की कहानी हजारों वर्षों की स्थानीय परंपराओं और निरंतरताओं से बनी है। किसी एक समूह को पूरी तरह शुद्ध मूल निवासी बताना, दूसरे को स्थायी बाहरी बताना, दोनों को आपस में लड़ाना, ये राजनीतिक रूप से सुविधाजनक हो सकता है कुछ लोगों के लिए, पर वैज्ञानिक, ऐतिहासिक और राष्ट्रीय दृष्टि से ये घातक सरलीकरण है। इसी कारण जनजातीय शब्द, ये शब्द अधिक संतुलित है, संवैधानिक है और राष्ट्रीय एकता के अनुकूल है। ये शब्द अधिकार देता है पर इसके साथ अलगाववादी मिथक और प्रतीक नहीं गढ़ता, उपद्रव का बीज नहीं बनता। इसी पैंतरेबाज राजनीति का दूसरा चेहरा पर्यावरण की चिंता पर दिखाई देता है। जिस तरह से वो जनजातीय समुदाय की चिंता करते हैं मगर उनके हित कुछ और होते हैं, उसी तरह वो पर्यावरण की बात करते हैं मगर उनके हित कुछ और होते हैं। इस राजनीति का चेहरा देखना है तो ग्रेट निकोबार जैसे मुद्दों के आईने में देखिए। जब देश की तटीय सीमाओं, अछूते द्वीपीय क्षेत्रों और समुद्री सामरिक हितों की दृष्टि से कोई विकास की हलचल होती है, तब अचानक ये राजनीति पर्यावरण प्रेमी बन जाती है। एक लबादा ओढ़ लेती है मुद्दों का, उसे पर्यावरण की चिंता होने लगती है। पर्यावरण की चिंता महत्वपूर्ण है। शोम्पेन और निकोबारी समुदायों की सुरक्षा अनिवार्य है। जैव विविधता की रक्षा राष्ट्रीय कर्तव्य है, कोई राजनीतिक दल का काम नहीं है। मगर प्रश्न ये है कि क्या पर्यावरण का लबादा केवल उन्हीं परियोजनाओं के विरुद्ध ओढ़ा जाएगा जिनसे भारत की सामरिक स्थिति मजबूत होती हो? क्या खनन, वन, भूमि के हस्तांतरण के मामले और औद्योगिक परियोजनाओं पर वही कठोरता कांग्रेस या गैर भाजपा राज्यों में, विपक्ष के शासित राज्यों में भी आपको दिखाई देती है? क्या ये बौद्धिक ईमानदारी, मुद्दों से उनका जुड़ाव वास्तविक है या ये भी राजनीतिक प्रपंच का हिस्सा है? ग्रेट निकोबार परियोजना पर आपत्ति रखना या किसी भी मुद्दे पर अलग राय रखना, ये लोकतांत्रिक अधिकार की बात हो सकती है। लेकिन अगर हर रणनीतिक परियोजना को विकास बनाम पर्यावरण के ऐसे द्वंद्व में फंसा दिया जाए जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा को संदिग्ध और विकास को अपराध ही घोषित कर दिया जाए, तो ये भारत जैसे लंबे तटरेखा वाले राष्ट्र के हित में नहीं है। उसको बंधक बनाने की, उसको पास पड़ोस में अलग थलग करने की, उसे विश्व राजनीति में कमज़ोर करने की चाल का हिस्सा हो सकता है। और क्यों हो सकता है, इसे भौगोलिक संदर्भ में समझ लीजिए। अंडमान निकोबार केवल नक्शे का एक दूर का हिस्सा नहीं है, वो हिंद प्रशांत की सामरिक धुरी है। वहाँ बंदरगाह, एयरपोर्ट और लॉजिस्टिक
क्षमता का अगर सवाल आता है, उस बुनियादी ढांचे के विकास की बात होती है, तो केवल आर्थिक नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा से भी ये मुद्दा सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। इसलिए किसी मुद्दे पर भी हो, आलोचना होनी चाहिए, लेकिन आलोचना पारदर्शी और तथ्यात्मक होनी चाहिए। आलोचना राष्ट्रीय हितों के मुद्दों पर नहीं होती। पर्यावरण की शर्तें कड़ी हों, ठीक है, लेकिन भारतीय सुरक्षा और सामरिक हितों के लिए उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जा सकती, अड़चन बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, सुरक्षा के मुद्दे पर उपद्रव को सहन नहीं किया जा सकता। यहीं इस पूरी बात का, इस पूरे विमर्श का केंद्रीय विरोधाभास छुपा हुआ है। जनजातीय समाज के नाम पर राजनीति करने वाले कई ऐसे स्वर हैं जो उस समाज के वास्तविक सांस्कृतिक संकट पर चुप हैं, लेकिन उसके नाम से सत्ता विरोधी विमर्श बनाने को बहुत बेताब हैं, बेचैन हैं, उद्विग्न हैं, तत्पर हैं। ये प्रश्न उठता है कि सच्ची जनजातीय हितैषी, उनकी चिंता करने वाली राजनीति होगी तो उसका स्वरूप कैसा होगा? वो जल, जंगल और जमीन की रक्षा करेगी तो कैसे करेगी? उसके साथ साथ जनजातीय आस्था की भी रक्षा करेगी, तभी चित्र पूरा होगा। वनाधिकार भी लागू करेगी। कन्वर्जन से जो पैदा हुआ सांस्कृतिक असंतुलन है, उस पर बहस से भागेगी नहीं, वो बहस भी करेगी, पर्यावरण को भी महत्व देगी और उसके साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी उतना ही महत्व देगी। लेकिन ऐसी राजनीति के लिए मुखौटे नहीं चाहिए, ऐसी राजनीति के लिए नैतिक साहस चाहिए। दुर्भाग्य से आज जनजातीय समाज पर सबसे अधिक बोलने वाली जो राजनीति है, अक्सर उसी की जटिलता से, उसी के मुद्दों से, उसी की चिंताओं से भागती है, डरती है, मुंह चुराती है। वो उसे वोट बैंक के रूप में चाहती है, मगर स्वतंत्र सांस्कृतिक आवाज़ के रूप में बर्दाश्त नहीं कर सकती। और यही इस मुद्दे की सबसे बड़ी विडंबना है। इन विरोधाभासों और विमर्शों के पीछे की कहानी आज इतनी ही। आप देख रहे थे परख। इसी तरह के मुद्दों और विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए पांचजन्य से। नमस्कार।